मेरा नाम सोनू है और ये घटना तब की है जब मैं अपने कज़न के यहाँ गया था जिसका नाम सुनील है। तो गर्मियों में रात के वक्त मैं और मेरा कज़न खाट बिछा के घर के बाहर बरामदे में सोया करते थे और बरामदे से रोड एकदम साफ दिखाई दिया करता था क्योंकि सुनील का जो घर था वो एकदम मेन रोड पे था। तो उन लोगों ने घर के बाहर ही एक जेंट्स टॉयलेट भी बनाया था और बाहर ही एक हैंड पंप भी था। तो एक रात जब मैं अपने खाट पे सोया था तो लगभग रात के 2 बजे मेरी नींद खुलती है। तो मैं उठकर बाहर बने वॉशरूम की तरफ जाने लगा और जब मैं वॉशरूम में था तब मुझे एक हल्की हल्की आवाज आई। वो एक औरत के रोने की आवाज थी और वो आवाज ठीक वॉशरूम के पीछे जो आम का बगान था वहां से आ रही थी। वो बगान मेरे कजन सुनील का ही था जिसमें लगभग 10 से 12 आम के पेड़ लगे थे और दिन में भी वो बगान काफी ठंडा और छाएदार रहता था। और गांव के कुछ बुजुर्ग दोपहर के वक्त उस बगान में ताश खेला करते थे, लेकिन शाम होते ही उस बगान में कोई भी नहीं जाता था और वो रोने की आवाज अभी भी उस बगान की तरफ से आ रही थी। फिर मैंने सोचा शायद कोई बिल्ली या जानवर होगा, लेकिन ये मैं अपने डर को कम करने के लिए सोच रहा था। पर मुझे पता था वो आवाज एक औरत के रोने की थी जो अभी भी आई जा रही थी। फिर मैं वॉशरूम से निकल के हैंडपंप के पास गया और मैंने जैसे ही हैंडपंप चलाया कि तभी हैंडपंप से आवाज आई और उसकी आवाज सारे वातावरण में फैल गई। रात के वक्त वो आवाज काफी दूर तक गई, लेकिन हैंडपंप के आवाज करते ही वो रोने की आवाज भी बंद हो गई और वो आवाज बंद होते ही चारों तरफ सन्नाटा फैल गया। फिर मैं फटाफट हैंड वॉश करके अपने बिस्तर में गया और एक पतली सी चादर को सर से पैर तक ओढ़ के सो गया। वहीं कुछ ही दूरी पे दूसरे खाट पे मेरा कजन सुनील गहरी नींद में सोया था और फिर मैंने सोते सोते उस आवाज के बारे में ही सोच रहा था और मुझे नींद भी नहीं आ रही थी कि तभी एक आवाज आई, पायलों की आवाज, जैसे कोई औरत आम के बगान से तेजी से दौड़ के कुछ ही पलों में वॉशरूम की तरफ से होते हुए मेन रोड पे आ गई हो। और वो औरत ठीक बरामदे के बाहर वाले मेन रोड पे आकर रुक गई। शायद वो वही औरत थी जो रो रही थी, ऐसा मैं सोच ही रहा था। उसी वक्त मुझे एहसास हुआ जैसे वो औरत मेन रोड से चलकर धीरे धीरे बरामदे की ओर आ रही हो और ठीक मेरे खाट के पास आकर रुक गई। मैंने डर से अभी भी अपने आप को चादर से ढक के रखा था और अब तो मैंने अपनी आंखें भी बंद कर ली थी, पर मुझे महसूस हो रहा था जैसे वो औरत मेरे खाट के पास आकर मुझे ही घूर रही हो। मैं बहुत डर गया था और अब मुझे मेरी छाती पे एक दबाव सा महसूस होने लगा। मुझे सांस लेने में भी काफी तकलीफ हो रही थी। मैंने सोचा अपने कजन सुनील को आवाज लगाऊं, लेकिन मेरे होठ मानो आपस में चिपक गए हों और मेरे मुंह से आवाज भी नहीं निकल पा रही थी। लेकिन कुछ ही पलों में मुझे सांस आने लगी और छाती पे वो दबाव भी कम हुआ। लेकिन मैं सारी रात खुद को चादर से ढक के सोता रहा। अगले दिन सुबह मेरा शरीर तेज बुखार से तप रहा था। फिर कुछ दवाई खाने के लगभग 2 दिनों के बाद मेरी तबीयत ठीक हुई। तब मैंने सारी घटना सुनील को बताई। फिर सुनील ने ये कहा कि कुछ नहीं, तूने सपना देखा होगा, और ऐसा कह के उसने बात को टाल दिया। लेकिन उस घटना के लगभग 2 सालों के बाद जब सुनील मुझे वापस मिला तब उसने बताया कि बहुत साल पहले एक औरत ने उनके आम के बगान में खुद को फांसी लगा ली थी क्योंकि उसके ससुराल वाले उसे बहुत परेशान करते थे। तब से उस औरत की आत्मा वहीं है और कभी कभी रात में उसकी रोने की आवाजें भी आती हैं। लेकिन उस रात सुनील ने मुझे वो सब बातें नहीं बताई क्योंकि उस वक्त 4-5 दिन मैं और सुनील के ही घर रुकने वाला था। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी
जो कि उत्तर प्रदेश के इटावा जिला से सोनू ने हमारे साथ इंस्टाग्राम पे शेयर किया है। तो आइए बढ़ते हैं हमारी दूसरी कहानी की ओर। मेरा नाम दिव्यांश है और ये घटना मेरे चाची के साथ उनके मायके में घटी थी। तो एक बार मेरी चाची जब अपने मायके गई थी तो सुबह के 3 बजे वो उठकर सिलवट पे मसाला पीसने लगी। दरअसल उस दिन सुबह 6 बजे चाची के घर उनके भाई का रिश्ता लेके कुछ मेहमान आने वाले थे। क्योंकि गांव में लोग जल्दी उठ जाते हैं तो सुबह सुबह ढेर सारा नाश्ता और पकवान अकेले ही चाची को तैयार करना था। तो खुले आसमान के नीचे आंगन में बैठकर चाची मसाला पीस ही रही थी। तभी उनके बगल में एक औरत आके बैठ गई। चाची ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और उन्हें लगा उस औरत को उनकी मां ने भेजा होगा मदद करने के लिए, ताकि खाना जल्दी तैयार हो जाए। इतने में चाची ने उस औरत से कहा, एक काम करो, तुम मसाला पीस लो, इतने में मैं कुछ सब्जियां काट लेती हूं। ये कह के चाची सब्जियां लेने घर के अंदर चली गई। और फिर जब वो वापस आई तो उन्होंने देखा वो औरत मसाला पीस रही थी। उस औरत की चूड़ियां अजीब तरीके से कनक रही थी। तो चाची उसके पास सब्जियां लेकर बैठ गई और फिर सब्जियां काटते काटते चाची की नजर उस औरत के हाथ के उंगलियों पे गई। तो चाची ने उस औरत से कहा, अरे वाह, तुम्हारे नाखून तो बहुत लंबे हैं। और मसाला पीसते हुए ये सुनकर वो औरत रुक गई। फिर उसने एक अजीब से आवाज में चाची से बोला, मेरे नाखून क्या देखती हो, मेरा मुंह देखो। फिर चाची ने उस औरत के मुंह की तरफ देखा और उस औरत के मुंह की तरफ देखते ही चाची वहीं बेहोश हो गई। फिर कुछ देर बाद जब चाची की मां आंगन में आई तो उन्होंने देखा चाची बेहोश पड़ी थी। फिर उन्होंने चाची को उठाया। तब चाची ने सारी बात अपनी मां से बताई और उन्होंने बताया उस औरत का मुंह जला हुआ था और आंखें एकदम सफेद चमक रही थी। और जब वो बेहोश हो रही थी तब वो औरत उठ के जाने लगी और मुस्कुराते हुए वो आंगन की दीवार एक छलांग में पार कर गई। फिर चाची की मां ने मेहमानों के जाने के बाद एक तांत्रिक को बुलाया तो पता लगा वो औरत चाची की बचपन की सहेली थी, जिसकी मौत एक एक्सीडेंट में 2 महीने पहले हुई थी। और उस रात वो सच में चाची की मदद करने आई थी। पर तांत्रिक ने बताया, जैसे बिच्छू की नियति है डंक मारना, वैसे ही भूत प्रेत और चुड़ैल की नियति है डराना। इसलिए बिना नुकसान पहुंचाए वो बस चाची को डरा के चली गई। तो दोस्तों, ये थी दूसरी कहानी जो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से दिव्यांश ने शेयर किया है। तो आइए सुनते हैं आज की हमारी तीसरी कहानी। मेरा नाम शुभम है और मैं फगवाड़े का रहने वाला हूं, जो कि पंजाब में है। तो एक बार शाम के वक्त मैं और मेरा दोस्त एक दारू की बोतल लेके नहर के किनारे दारू पीने चले गए। हम बातें करते करते रात के 10 बजे तक दारू पीते रहे कि तभी मेरे दोस्त बलजिंदर के फोन पे हमारे एक और दोस्त का कॉल आया, जिसका नाम सुखजीत था, जिसे हम सुखी कहा करते थे। तो सुखी ने कहा उसे भी दारू पीनी है और वो एक और बोतल लेकर उसी नहर पे आना चाहता था। तो बलजिंदर ने कहा जल्दी से आ जा। ये कहकर उसने फोन रख दिया। तब तक हम दोनों बैठकर बातें करने लगे। दरअसल हम जिस जगह पे बैठे थे वहां एक बेर का पेड़ था। तो मुझे लगा पेड़ के पीछे कोई है और मानो जैसे कोई डंडे से पेड़ के पेड़ पे बार बार चोट मार रहा हो, जिसके वजह से एक अजीब सी आवाज आ रही थी। फिर मैंने बलजिंदर से पूछा, ये आवाज सुन रहा है? तो बलजिंदर ने कहा, हाँ, शायद कोई कुत्ता या बिल्ली होगी, क्योंकि हम दारू के साथ साथ नॉन वेज भी खा रहे थे। फिर वापस से बलजिंदर का फोन बजा। वो सुखी का कॉल था और उसने कहा वो नहर के पास आ गया है, लेकिन तुम दोनों कहाँ हो? तब बलजिंदर ने कहा हम बेरी के पेड़ के पास बैठे हैं। तो उस वक्त बलजिंदर का फोन लाउड स्पीकर पे था। तो सुखी ने कहा, अरे नहीं भाई, तुम दोनों उस बेरी के पेड़ के पास क्या कर रहे हो?
वहां एक सनेटी रहती है, जल्दी भागो वहां से। तो जो लोग नहीं जानते हैं उन्हें मैं बता दूं, पंजाब में चुड़ैलों को सनेटी या चलेटी कहते हैं। तो सुक्की ने कहा, एक काम करो, जितना जल्दी हो सके वहां से भाग के नहर के इस साइड आओ जहां पुल है। और ये कह के उसने फोन रख दिया। और फोन के कटते ही वो आवाज आई और वो आवाज और ज्यादा तेज हो गई। फिर मैं और बलजिंदर दोनों उठ के सारा खाना पीना सामान वहीं छोड़ के सुक्की की तरफ भागने लगे। और बिना पीछे मुड़े हमने सुक्की के पास जाकर ही चैन की सांस ली। फिर सुक्की ने कहा, अरे ये क्या, तुम दोनों ऐसे ही भाग के आ गए? कम से कम सोडा और पानी का बोतल तो ले आते, क्योंकि मेरे पास सिर्फ दारू है और चिकन है। अब पानी और सोडा लेने के लिए फगवाड़ा कौन जाएगा? तो दरअसल फगवाड़ा वहां से 10 किलोमीटर दूर था, यानी कि आते जाते 1 घंटा लग जाता। फिर हम तीनों दोस्तों ने डिसाइड किया कि हम तीनों एक साथ वापस उस बेड़ी के पेड़ के पास जाएंगे और सोडा और पानी का बोतल लेके आ जाएंगे। फिर हम तीनों दोस्त लगभग 11 सवा 11 बजे उस बेड़ी के पेड़ के पास जाने लगे, जो कि नहर के पास ही था। जब हम उस पेड़ के पास पहुंचे तो वो जो आवाज थी ठक ठक की, वो आवाज अब नहीं आ रही थी। लेकिन तभी मेरी नजर बेड़ी के पेड़ के ऊपर गई, तो जो मैंने देखा वो देखकर मेरे पसीने छूट गए। मैंने देखा एक औरत सफेद साड़ी में पेड़ के ऊपर बैठी थी और हम तीनों दोस्तों को घूर रही थी। मैं डर से वहीं जम गया और मैंने देखा सुक्की और बलजिंदर दोनों उस पेड़ के पास जाकर खड़े हो गए। और फिर वो जैसे ही पानी और सोडा उठाने के लिए झुके ही थे कि उन्होंने देखा चांद की रोशनी में जमीन पे बने एक परछाई को, जैसे पेड़ के ऊपर कोई औरत बैठी हो। उस वक्त बलजिंदर के हाथ में पानी का बोतल था और सुक्की के पास सोडा बोतल। फिर दोनों एक साथ पेड़ के ऊपर देखते हैं और घबराते हुए पीछे की ओर गिरते हैं। और मैं चिल्ला के कहता हूं, अबे जल्दी भागो। ये कह के मैं तेजी से दौड़ने लगा और बलजिंदर और सुक्की मुझे गालियां देते हुए गिरते पड़ते मेरे पीछे पीछे भागने लगे। फिर हम तीनों सुक्की की बाइक के पास आकर रुके, जहां नहर का पुल था। और मेरे और बलजिंदर का नशा पूरी तरह से टूट चुका था और सुक्की ने तो अभी कुछ पिया भी नहीं था। फिर हम तीनों उस रात वहां से अपने घर आ गए और उस रात के हादसे के बाद हम कभी भी उस नहर पे रात के वक्त नहीं जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की तीसरी घटना जो शुभम और उनके दोस्त बलजिंदर और सुक्की के साथ ईयर 2022 में घटी थी। और ये कहानी शुभम ने शेयर किया है। तो आइए दोस्तों, हम बढ़ते हैं हमारी आज की चौथी और आखिरी कहानी पे, जो कि हमारे साथ ममता जी ने शेयर किया है। तो कहानी में आगे बढ़ने से पहले मेरा आप सबसे एक रिक्वेस्ट है। हमारा चैनल 4 साल पुराना है, तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि हिंदी हॉरर चैप्टर्स की डरावनी कहानियां अपलोड होते ही आप सबको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप रात के वक्त कहानियों का मजा ले सके। और कहानी पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, ताकि मैं ऐसी ही कहानियां आप सबके लिए लाता रहूं। तो आइए शुरू करते हैं हमारी आज की आखिरी कहानी। मेरा नाम ममता है और ये घटना तब की है जब मैं 15 साल की थी। आज मेरी उम्र लगभग 35 साल है, लेकिन वो घटना मुझे आज भी अच्छे से याद है। तो एक बार जब मैं अपने नानी के घर गई थी, जो कि गांव में है, तो उस वक्त गर्मियों का दिन था और उस टाइम पे नानी के गांव में कोई टॉयलेट भी नहीं था। तो घर की औरतें सुबह 4 बजे के करीब फ्रेश होने के लिए खेतों में जाया करती थी। तो उस रात मैं सुबह 3 बजे ही उठ गई और अपनी मासी को उठाने लगी। तो मासी ने कहा, तू चली जा, मैं बाद में जाऊंगी। फिर क्या था, मैं अकेले ही खेतों में चली गई। जब मैं फ्रेश हो रही थी तब मैंने देखा खेतों के बीचों बीच बने पगडंडियों से एक औरत चल के मेरी तरफ आ रही है और उसकी साड़ी इतनी ज्यादा सफेद थी कि वो औरत मुझे साफ साफ नजर आ रही थी। फिर वो औरत धीरे धीरे मेरे करीब आने लगी।
पहले मैंने सोचा शायद गांव की कोई औरत होगी, लेकिन वो औरत धीरे धीरे मेरे पास आने लगी और चलते चलते वो अपने दाएं और बाएं थूकते हुए मेरी तरफ आ रही थी। फिर जब वो मेरे और करीब आई तब मैंने देखा उस औरत के पैर एकदम उल्टे थे। मैं डर के मारे उठ खड़ी हुई और तेजी से भागते हुए सीधे मासी के रूम में आई और मासी को जगाया। फिर हमने रूम की खिड़की खोल के जब खेतों में देखा तो दूर दूर तक कोई औरत नहीं दिखी। ऐसा पॉसिबल ही नहीं था कि वो औरत खुले खेत से इतनी जल्दी गायब हो जाए। फिर जब सुबह हुई तो मैंने सारी घटना अपनी नानी से बताई। तब नानी ने कहा, अच्छा हुआ तुमने उस औरत को टोका नहीं। अगर तुम उसे कुछ बोल देती या टोक देती तो वो तुम्हारे पीछे पड़ जाती। और फिर नानी ने कहा, तुम अब से सुबह मुझे उठाया करो, अकेले खेतों में मत जाना। लेकिन फिर नाना जी ने कुछ महीनों बाद ही घर के बाहर वॉशरूम बनवा दिया था, पर फिर भी उस घटना को मैं आज भी नहीं भूल पाई। तो दोस्तों, हिंदी और चैप्टर्स में आज की कहानियां यहीं समाप्त होती हैं और हम मिलेंगे अगली डरावनी कहानियों के साथ। तब तक आप सब अपना ख्याल रखें और हमारी पुरानी कहानियां सुनें और उन कहानियों को भी अपना प्यार और सहयोग दें। धन्यवाद।